नमस्कार। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। मैंने अपने आप पे पहले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जिसको बोलेंगे, डाइट चेंज करके मैंने अपनी सेहत ठीक की। मैंने अपना फैटी लिवर रिवर्स किया। मैंने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि प्री डायबिटीज थी, मेरे फैमिली में है जो कि प्रॉब्लम, वो रिवर्स की। मैंने अपने हॉर्मोन्स ठीक किए जो कि टोटली इम्बैलेंस थे। और मैंने वेट लॉस किया 91 से 65। विद इन 3-4 मंथ्स मैंने ये सब कुछ कर लिया था। तो उसके बाद कई लोगों ने मेरे से सलाह मांगनी शुरू की कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या चेंज करूं। तो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ कि मैंने इसको एज अ प्रोग्राम नहीं शुरू किया था, लोगों ने मेरे से हेल्प लेनी शुरू की। किसी की डायबिटीज रिवर्स हो गई, मेरे मम्मी के घुटने रिप्लेस होने थे, नी रिप्लेसमेंट बच गई। सिस्टर को पीसीओडी पीसीओएस था, वो रिवर्स हो गया। एक साला साहब का लिवर फैटी था, कभी ठीक नहीं होता था, वो ठीक हो गया। तो ये करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास जादू है। वो जादू इस बॉडी में है, मगर उसको एक्टिवेट करना या उसको डीएक्टिवेट करना हमारे हाथ में है। वो जादू लाइफस्टाइल खाना है। तो किस्मत की बात है कि सब्जेक्ट ने मुझे इस चीज में पुश किया, लोगों ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की। तो मैंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया। मुझे पढ़ाई करना या एजुकेशन लेना पसंद है, तो मैंने फील्ड ऑफ हेल्थ में एजुकेशन लेनी शुरू की। तो मुझे एक छोटी सी चीज समझ आई पहले 1 साल में ही, कि बीमारियों के नीचे ना एक रूट कॉज है। सभी बीमारियों का एक रूट कॉज होता है। जैसे थायराइड का रूट कॉज है कोई, है ना, किडनी का रूट कॉज है। उन रूट कॉजेस के पीछे भी एक रूट कॉज है। वो इतना, जैसे हम कहेंगे, छुपा हुआ है। वो 10 से 15 साल में दिखता है, जब तक काम हो चुका है। तो 99% लोगों को ये रूट कॉज चल रहा होता है ऑलरेडी। बट ये इतना स्टेल्थी है। स्टेल्थी मतलब होता है कि रेडार के नीचे से निकल रहा है, पता ही नहीं लगता कि है, चल रहा है देखो, मगर दिखता नहीं है, एकदम से पॉपअप कर जाता है, फिर काम हो जाता है। जैसे फैटी लिवर है, काफी देर के बाद पता लगता है। इसके पीछे एक रूट कॉज है जो कि आपको पता ही नहीं लगता, है ना। डायबिटीज है, अल्जाइमर्स है ना, पार्किंसंस डिजीज है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, किडनी डिजीज है, आंखों में ग्लाइकोमा है, जिनके बाल उड़ गए, एलोपेशिया है। मैं अगर सारी बीमारियों को लिस्ट करने लग जाऊं, उनका एंड में रूट कॉज एक निकलता है। और उस रूट कॉज को ठीक करने के लिए दवा नहीं है, क्योंकि दवाई उसको खराब करती है। उसके लिए पहले नंबर पे लाइफस्टाइल और खाना है। तीसरे नंबर पे कई, जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा। सब चीजें डिस्कस करेंगे, मगर मेरा गोल आज का ये है कि आपको ज्यादातर जो बीमारियां हैं उनके नीचे जो रूट कॉज है वो समझाना है। अब लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी की आंखों का जो रेटिना है, जो डिटैच हो गया है, लेंस डिटैच हो गया है। तो उनको पहले सेंटर में दिखना बंद होता है, फिर बिल्कुल धुंधला हो जाता है। ये डिटैचमेंट हुई क्यों? इसके पीछे एक रूट कॉज है जो कि आंख में है। वो आंख में प्रॉब्लम क्यों आई, उसके पीछे एक रूट कॉज है जो मेरा रूट कॉज है। तो मेरे पास बड़े लोग बोलते हैं, रविंदर जी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप प्रॉमिस करते हैं, आप गारंटी लेते हैं। मैंने कहा नहीं जी नहीं। ये गारंटी सिर्फ आपको या तो गॉड दे सकता है, खुदा दे सकता है, या आप खुद दे सकते हैं। मेरे में वो शक्ति नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, अगर आप अपनी दिनचर्या खाना नहीं चेंज करेंगे, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो हमारे, लेट्स से आज से 20-30 साल पहले, या हमारे बुजुर्ग बहुत हेल्दी थे, क्योंकि उनमें ये रूट कॉज सिर्फ 100 में से 10-12 लोगों में पाया जाता था। मगर आज ये 100 में से 98 या 99 लोगों में पाया जाता है। तो इसकी परसेंटेज इस रूट कॉज की इतनी बढ़ गई कि सभी लोग बीमार हो गए हैं। और अगर देखा जाए, कोई भी बंदा आजकल टेस्ट करवाने जाता है, उसका लिवर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड फैटी आ ही आ रहा है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। वो मेरे हिसाब से एपिडेमिक है, महामारी है। और हर इंसान का विटामिन डी लो आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई सीखो तो सही। कितना सूरज है हमारे पास इंडिया में, है ना। माना कनाडा में रहते हो जहाँ सूरज नहीं निकलता, यूके में रहते हो, या कोई ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे सूरज है ही नहीं है, उनका तो मानो। इंडिया में 90% लोगों का सूरज, है ना, क्यों गड़बड़ है इंडिया में? ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है लोगों को? तो इसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज तो होगा ही। तो वो रूट कॉज ढूंढना चाहता था मैं। एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है जूम, वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ओके। तो वो उस रूट कॉज का ढूंढना है, उस रूट कॉज के पीछे क्या कारण है वो ढूंढना है, और उसको हमने करेक्ट कैसे करना है, हमें इन चीजों पे काम करना है। तो
मैं सीधा उस चीज में जाता हूँ जहां पे वाकई आपको वो चीज मिलेगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। तो वो रूट कॉज क्या है और उसके लिए हमने करना क्या है, हम दोनों चीजों की बात करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी बात करेंगे सीधी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं एक बार इसको ठीक करके लेकर लूँ। जी हाँ। तो वो रूट कॉज जो आप जानना चाहते हैं उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं हर बार इसकी बात करता हूँ, मगर मुझे थोड़ा समझाने दीजिएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो कहते हैं द साइलेंट रूट कॉज ऑफ मॉडर्न डिजीज। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1921 में, नोबेल प्राइज मिला था, है ना। हम बात करेंगे रूट कॉज जो है ये डेवलप कैसे होता है। 14 मेन बीमारियां जिनसे आगे बीमारियां बनती हैं वो क्या है, पोटेशियम और मैग्नीशियम का मिसिंग लिंक क्या है, आयुर्वेद का विजडम क्या था इस बारे में, 10 पावरफुल हर्ब्स जो कि आयुर्वेद में प्रूव की हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को वापस करती हैं, और कंप्लीट रिवर्सल कैसे करना है। डजेंट मैटर, आप चाहे 10 साल का बच्चा ले लीजिए आजकल, क्योंकि माँ जब वो प्रेग्नेंट थी क्या खा रही थी, वो बच्चे को पैदा ही कैसे कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द कॉमन सॉइल फ्रॉम विच मोस्ट क्रॉनिक डिजीजेस ग्रो, है ना। ये रिसर्च है, ये उन्होंने उसके बाद बोला 3 में से एक एडल्ट को है, 10 से 15 साल साइलेंटली आपकी बॉडी में रहती है, 14+ डिजीजेस कॉज करती है। तो आगे चलते हैं। तो पहले तो इंसुलिन क्या है वो देखेंगे। इंसुलिन इज द पेप्टाइड हार्मोन, एक हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको स्मॉल प्रोटीन मैसेंजर है, प्रोड्यूस्ड बाय द बेटा सेल्स इन द पेनक्रिया। हमारे सेल होते हैं पेनक्रिया में, बेटा सेल्स, उनको आई ऑफ द लैंगरहैम भी बोलते हैं। जो एक बंदे ने ढूंढा था लैंगरहैम, वो आई आंख की शेप के होते हैं सेल। कहते हैं इट इज द मास्टर की दैट अनलॉक्स एवरी सेल टू रिसीव ग्लूकोज। ये एक मास्टर चाबी है जो आपके हर एक सेल को खोलती है कि ग्लूकोज को रिसीव करो। जो ग्लूकोज क्या है, बॉडी का प्राइमरी फ्यूल सिस्टम है। विदाउट इंसुलिन सेल्स स्टार्व इवन व्हेन ग्लूकोज फ्लड्स इन द ब्लड स्ट्रीम। इवन तो ब्लड में शुगर पड़ी होती है, अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाबी नहीं है। तो देखो, इसको द लॉक की मैकेनिज्म ही बोलते हैं, चाबी और ताले वाला मैकेनिज्म ही है। आपने खाना खाया या आपने किसी भी तरीके से बॉडी में ब्लड शुगर आ गई, ग्लूकोज फ्लोट्स इन द ब्लड स्ट्रीम, भरी पड़ी है, लाइक अ क्राउड आउटसाइड लॉक्ड रूम्स, के कमरे दरवाजा बंद है, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं अंदर जाने के लिए। इंसुलिन बाइंड्स टू इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके बाइंड करती है, जुड़ती है। डॉकिंग जाके जहां पे ठहर जाती है, डॉकिंग प्रोटीन्स टू द सेल सरफेस, उस प्रोटीन को जाके सेल के सरफेस के ऊपर जोड़ देती है। GLUT4 चैनल्स ओपन, ये एक चैनल है जो खुल जाता है जब इंसुलिन ने जाके उसको पेप्टाइड हार्मोन जाके चिपका। ग्लूकोज एंटर्स एंड बिकम्स एनर्जी। अब उसने जाके आपके सेल के साथ जब जुड़ी तो उस सेल का दरवाजा खुल गया, जो क्राउड बाहर खड़ा था अब वो अंदर चला गया। सिग्नल कंप्लीट हो गया कि हाँ भी काम हो गया। अब सेल्स फ्यूल्ड हो गए हैं और साइकिल दोबारा शुरू होता है। तो ये है पहला काम इंसुलिन का। अब इसके 6 और काम हैं। बियॉन्ड ब्लड शुगर, इंसुलिन ऑल्सो मसल्स को अमीनो एसिड्स देने में, बिल्ड और रिपेयर करने में हेल्प करवाता है इंसुलिन। देखिए, सेकंड, ब्रेन को, ब्रेन में डेंस रिसेप्टर्स हैं जो गवर्न मेमोरी एंड मूड करते हैं, उनको इंसुलिन ऑल्सो हेल्प करता है। फैट, जो फैट है हमारी बॉडी में, सिग्नल्स लिवर टू स्टोर एक्सेस एज फैट। जो हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर है, इंसुलिन उसको फैट एज अ फैट स्टोर करवा देता है। कहाँ पे? लिवर में। ग्रोथ, पोटेंट एनाबॉलिक, एनाबॉलिक होती है जब छोटी चीज से बड़ी चीज को ग्रो करवाती है कोई चीज। स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, तो इंसुलिन सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिवेट करती है। पोटेशियम, को ट्रांसपोर्ट्स पोटेशियम इनटू सेल एवरी स्पाइक। तो हर बार जब भी आपकी बॉडी में
इंसुलिन बनता है, वो अकेला शुगर नहीं भेजती सेल में, पोटेशियम को भी भेजती है। पोटेशियम कहाँ चाहिए होता है? सेल के अंदर, सोडियम सेल के बाहर। लास्ट, लिवर। अब लिवर को क्या करवाती है इंसुलिन? जो ग्लूकोज पड़ी है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करवा देती है। ये क्या है? जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो लिवर आपको कैसे एनर्जी देता है? वो ग्लाइकोजन को वापस ब्लड स्ट्रीम में डालता है। तो जब हम खाना खाते हैं तब तो ब्लड शुगर है, जब हम फास्टिंग में है लिवर हमारी ब्लड शुगर को बरकरार रखता है। तो ये 7, इसके जो कम से कम 7 इंसुलिन के फंक्शंस हैं। ठीक है जी। अब इंसुलिन की डिस्कवरी कब हुई? देखिए, सबसे पहले हमारे एक ऋषि मुनि थे, 6000 बीईसी में पहली बार इसके बारे में ढूंढा गया। उन्होंने देखा ये मधुबम्बा जो कि एक बीमारी है, एंट्स अटैच टू स्वीट यूरिन, कि जब यूरिन करी किसी ने तो उस पर चींटियां आ गई। तो उन्होंने पहली बार इंडिया में डॉक्यूमेंट हुई थी 600 बीसीई में। तो कितने साल पुरानी हो गई? 2026 प्लस 600, 3000 साल अराउंड की पुरानी बात है। फिर 1879 1889 में वन मॉर्निंग जो थे, इन्होंने रिमूव की पैनक्रिया कुत्तों में और देखा इमीडिएटली उनकी ब्लड शुगर ऊपर चली गई। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर जुलाई 1921 में, ये बहुत बड़ा टाइम है जब इसको वो मिला था, इंसुलिन पहली बार अच्छी तरह से ढूंढी गई थी, इसको नोबेल प्राइज मिला था, उसके बारे में बताऊंगा। बेंटिंग एंड बेस्ट आइसोलेटिंग इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उसके बाद जनवरी 1922 में, 14 साल, है ना, फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन बनाया और देखा मार्वलस रिजल्ट्स आए, जिसकी शुगर की बहुत बीमारी थी साथ के साथ। फिर अक्टूबर 1923 में नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। कहते ये दुनिया का सबसे तेज नोबेल प्राइज मिला था, इतनी तेज किसी चीज को नोबेल प्राइज नहीं मिला। फिर 1980s में पहली बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस की गई। ये पोर्क, जो कि जिसको हम बोलते हैं सुअर, और बीफ, गाय से बनाई गई थी। जो इंसुलिन है, इस वक्त लोग लेते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन, वो ऐसे 1980s में पहली बार बनी थी ये। ठीक है, अब साइकिल क्या है जहां पे काम खराब होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइकिल क्या है? व्हेन सेल्स इन द लिवर, मसल्स एंड फैट नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन सिग्नल। जब लिवर के, मसल्स के और फैट सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ग्लूकोज कैनॉट एंटर द सेल। अब ग्लूकोज ब्लड में है मगर सेल में एंटर नहीं करती। द पेनक्रिया मेक्स मोर इंसुलिन टू कंपनसेट। अब इंसुलिन और बनानी पड़ी, वो कहती काम नहीं कर रही इंसुलिन, और बनाई। ब्लड ग्लूकोज नॉर्मली अपीयर्स ओके, लगता है वो ब्लड शुगर ओके है 10 से 15 साल, वाइल रेजिस्टेंट स्लाइटली वर्सन्स, साइलेंटली वर्सन्स। तो क्या होता है? अब क्या हुआ, आप बार बार खाना खा रहे थे या बार बार शुगर बन रही थी बॉडी में, तो शुगर को ठीक करने के लिए इंसुलिन बनी। इंसुलिन हर बार जाके सेल को टच करके दरवाजा खोलती है, मगर जब सेल को लगा इंसुलिन बहुत ज्यादा है, वो अपने आप पे ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर एक कवच बनाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का। थोड़ा सा बना लिया, अब पैनक्रिया ने देखा काम नहीं हुआ, थोड़ा इंसुलिन और बना दिया। इससे क्या हुआ, सेल और डर गया, सेल ने और इंसुलिन रेजिस्टेंस बना ली। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? एक पॉइंट तक तो आपके सेल को इंसुलिन चाहिए, जब वो ज्यादा बार या ज्यादा बनती है तो वो इंसुलिन सेल के लिए डैमेजिंग है। तो सेल अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक कवच बनाता है, वो एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली का नुकसान क्या हुआ, क्योंकि सेल के ऊपर बन गई, जहां इंसुलिन का रिसेप्टर था वो भी छुप गया। तो इंसुलिन आके रिसेप्टर को टच नहीं कर पा रही, सेल का दरवाजा नहीं खुल रहा। तो आपकी ब्लड में शुगर है मगर सेल बेचारा भूखा है, क्योंकि सेल खुल नहीं रहा। तो सर्कल देखिए क्या है, हाई शुगर डाइट, द ट्रिगर। इससे क्या हुआ, इंसुलिन स्पाइक हुआ, पैनक्रिया ने एकदम से इंसुलिन बनाई। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, सेल रिड्यूसेस सेंसिटिविटी। अब सेल ने अपने आप को डाउन रेगुलेट कर लिया, उसने सेंसिटिविटी कम कर दी, इंसुलिन और बन गई कंपनसेटरी। क्यों? अब क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन बन गई, सेल ने और अपने आप को बचाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस वर्जन हो गई। तो इससे क्या हुआ, बेटा सेल फेलियर हो गए, वो बचाते बचाते बनाते बनाते अब डेड हो गए। इसके कारण क्या होगा, ब्लड शुगर और हाई हो जाएगी, फिर और इंसुलिन बनेगा, फिर सेल और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, मोर इंसुलिन बनेगी, और रेजिस्टेंस होगी और सेल्स मर जाएंगे। तो शुरू होता है जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, इससे भी पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर प्री डायबिटीज, फिर टाइप 2 डायबिटीज, फिर टाइप 1 डायबिटीज, फिर टाइप 3 डायबिटीज। कई लोगों को ये सर्कल इतना धीरे चलता है पीछे, लोगों को बीमारी होती है उनको पता ही नहीं है। तो मैं उनके सारे सिम्टम्स बताऊंगा जो आपको बता सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको कि नहीं। तो की इनसाइट, स्टैंडर्ड ग्लूकोज टेस्ट अपीयर नॉर्मल फॉर
ईयर्स वाइल इंसुलिन इज राइजिंग। तो टेस्टों में आपके ब्लड शुगर बिल्कुल ओके आएगी। 15-15 साल तक नहीं पता लगता लोगों को। आस्क फॉर अ फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, मोस्ट डॉक्टर्स नेवर ऑर्डर इट। तो अगर कराना भी है तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाना है। तो अब देखिए 10 रूट कॉजेज जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। रिफाइंड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स पहला। दूसरे नंबर पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तीसरे नंबर पर विसरल फैट है। अगर आपके विसरल फैट है, आपकी बॉडी बिना बात से इंसुलिन बनाती रहती है। क्रॉनिक स्ट्रेस, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में क्या करेगा, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल से क्या होगा, ब्लड शुगर राइज होगी। ब्लड शुगर राइज होगी तो क्या बनेगा, इंसुलिन। स्लीप डेप्रीवेशन, मतलब जो लोग सोते ही नहीं है उनके साथ। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिन लोगों की बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम नहीं है, उनकी बॉडी में इंसुलिन बिना बात से बनती रहती है। गट डायबोसिस, ये क्या है, जैसे गट में लीकी गट हो गया, या बैक्टीरिया गलत जगह पे चला गया, या बैक्टीरिया है ही नहीं है। लीकी गट, बैक्टीरिया रिलीजेस, वो ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, बीपीए जो कि प्लास्टिक्स में है ना, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, ये डिस्टर्ब करते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स को। तो तभी मैं इस पे बहुत काम कर रहा हूँ आजकल, हैवी मेटल डिटॉक्स और पैरासाइट क्लेंस पे। मैं खुद पे आके भी शुरू करने वाला हूँ इंडिया में, है ना। अगली चीज है मेडिकेशन, स्टीरॉइड्स, स्टेटेंट्स। स्टेटेंट्स देखिए जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है। बेटा ब्लॉकर्स, ये कब क्या करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। चौथा लास्ट फैक्टर है जेनेटिक, है ना, जो मुझे कम पसंद है। जेनेटिक में कभी ब्लेम नहीं करता दादा परदादा पे। साउथ एशियंस हैव हायर इंसुलिन रेजिस्टेंस एट लोअर बीएमआई, द थिन फैट, है ना, फिनोटाइप। तो ये 10वां कारण मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं रिवर्स कर लेता हूँ, तो मैं जेनेटिक्स को ब्लेम नहीं करता, मगर डॉक्टरों को बहुत पसंद है जेनेटिक्स में ब्लेम करना। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, हाउ डू यू नो। स्किन की प्रॉब्लम आती है, बेली फैट आता है, एनर्जी क्रैश होती है, ब्रेन फॉग होती है, क्रेविंग्स होती हैं, ब्लड में फैट, है ना, ब्लड फैट्स विच इज ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम आती है, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस। जो स्किन में कंडीशन आती है, आंखों के साइड पे या माथे के ऊपर, चीक्स पे, गर्दन पे, ब्रेस्ट के नीचे, आर्मपिट्स के ऊपर, और नीचे ग्रॉइन एरिया पे डार्क पैचेस हो जाते हैं। कईयों के गर्दन के पीछे डार्क पैचेस हो जाते हैं। ये पता लगता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये छाइयां नहीं होती, बड़ी डिफरेंट होती है ना। बेली फैट, स्टबन फैट, जिसको हम बोलते हैं ना कि वेट आया टमी के नीचे, जिसको बोल देंगे पेयर शेप वेट, या फिर उसको और क्या बोलते हैं, टायर वाला, कि टायर बन गया है पेट, वो, है ना। उससे पता लगता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एनर्जी क्रैश कर जाती है आफ्टरनून, दोपहर को ऐसे लगता है कि सो जाऊं बस। क्यों, सेल स्टार्व्ड है, फ्यूल नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज हाई है, मगर सेल स्टार्व्ड है। देखिए अगला है ब्रेन फॉग, पुअर मेमोरी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्व्स द हिपोकैम्पस ऑफ ग्लूकोज। जो हमारे ब्रेन में मेन जगह है हिपोकैम्पस, उसको शुगर नहीं मिल रही, तो वो स्टार्व हो जाता है। क्रेविंग्स, इंटेंस शुगर क्रेविंग्स, बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है ना। ब्रेन मिसरीड सेलुलर स्टार्वेशन एज नीडिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स। तभी लोगों को चिप्स, मीठा बार बार खाना होता रहता है, क्योंकि उनको ब्रेन को लगता है, क्योंकि सेल सेल में खाना नहीं जा रहा, कि बॉडी में शुगर नहीं है। ब्लड में फैट्स बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड हाई है, सॉरी हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, लो एचडीएल है जो कि चाहिए। इफ ट्राइग्लिसराइड्स एचडीएल रेशियो एक्सीड्स 3.5, अगर आपकी बॉडी में रेशियो होती है ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल की, वो 3.5 या उससे ऊपर है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पक्की है ना। हॉर्मोन्स, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, पीसीओएस, पीसीओडी हो जाती है, एक्नी मुंह पे, है ना, वहां से वो पिंपल्स वगैरह, फेशियल हेयर आने लग जाते हैं वुमेन में। इंसुलिन एक्सेस, इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन की ओवर प्रोडक्शन करवा देती है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है, वो क्या है, क्योंकि इंसुलिन प्रमोट सोडियम रिटेंशन, बॉडी में सोडियम रिटेंशन बढ़ा देती है इंसुलिन। तो उससे क्या होता है, आपकी आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं। इसका तो बहुत सिंपल सा इलाज है, इलाज मतलब हैंडलिंग है। इन्फेक्शन होती हैं, पुअर वुंड हीलिंग, क्योंकि देखा है इन्फेक्शन जिनके वो होती है, इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, ब्लड शुगर के, देखा उनकी छोटा सा जख्म हो जाता है पैर पे, वो हील ही नहीं होता। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होती है उनको। हाई ग्लूकोज इम्पेयर्स द व्हाइट ब्लड सेल्स फंक्शन, जो व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन है उसको छोड़ देता है, रोक रोक देता है। तो 14 रूट डिजीजेस का रूट कॉज जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सीधा है, और इनसे और कितनी बीमारियां बनती है, तो ऑलमोस्ट सारी बीमारी होती है। तो 14 डिजीजेस रूटेड इन इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो पहली मेटाबॉलिक एंड ऑर्गन डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो कि 90% लोगों के है, हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक। देखिए इसका कारण क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अल्जाइमर्स डिजीज, जिसको जिसको टाइप 3 डायबिटीज बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर,
जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गया। गाउट या फिर हाई यूरिक एसिड। हार्मोनल, नेचुरल एंड सिस्टमेटिक, ये बीमारियां कौन कौन सी हैं जिसमें इंसुलिन तंग करती है, खराब करती है, ये रूट कॉज है। पीसीओएस, फीमेल इनफर्टिलिटी, जिन लोग फीमेल्स के बच्चा नहीं हो रहा, पीसीओडी पीसीओएस हो गया। क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम है ना। सर्टन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किससे होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस से। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हाइपो हो गया या थायराइड का डिसफंक्शन हो गया, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, ये किस चीज से है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। डिप्रेशन या एंग्जाइटी है अगर आपको, स्लीप एपनिया, जिन लोगों को नींद नहीं आती, एक्ने एंड अडल्ट स्किन डिसऑर्डर्स। ये थोड़ी सी बातें हैं, मैं आपको हर चीज का रूट कॉज इंसुलिन से जोड़ सकता हूँ, मगर ये जिसको मेडिकल साइंस मानती है मगर बताते नहीं है, उनके पास नॉलेज कम है। ये 14 तो कम से कम है। अब आयुर्वेद का विजडम इसके बारे में क्या है? तो देखिए, 600 बीसीई में ढूंढा था इन्होंने, है ना, कि जो ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब अ मेजर डिजीज इफेक्टेड बाय इफेक्टिंग द एंटायर बॉडी, है ना। मधुमेह, मधुमेह इज अ महारोगा। तो क्लासिकल फ्रेमवर्क जो था उसमें ये चार उन्होंने बीमारियों के नाम बताए हैं। 20 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक यूरिनरी डिसऑर्डर्स डिस्क्राइब्ड इन चक्रा स्मिथा, है ना। तो चैप्टर 4 में हनी यूरिन डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, एंड्स अटैच टू स्वीट यूरिन, है ना। हैवीनेस, एक्सेस वेट, ओवर न्यूट्रिशन इज इक्वल टू इंसुलिन, है ना, रेजिस्टेंस एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। टॉक्सिक रेजिड्यू ब्लॉकिंग सेलुलर चैनल्स, तो टॉक्सिक एएमए इसका नाम था, कि जो टॉक्सिक बॉडी में वो सेल के पाथ रास्ते में रोक रहे हैं। तो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन में, इन मॉडर्न सेंटेंस, है ना, साइंस में उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेशन हो गई है। तो चक्रा का रूट कॉज, है ना, जो ढूंढा था उन्होंने, सेडेंटरी हैबिट्स अगेन, एक्सेसिव सिटिंग कंफर्ट, एक्सेसिव स्लीप, डे टाइम नैपिंग, ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर केन एंड स्वीट्स, एक्सेस स्वीट्स, हैवी एंड ऑयली फूड्स, इम्पेयर डाइजेस्टिव फायर प्रोडक्शन, तो जो हम बोलते हैं ना कि वो पित्ता कम है या पित्ता ज्यादा है, सॉरी। एक्सरसाइज इज मैंडेटरी ट्रीटमेंट फॉर फार्मिंग, है ना। तो उन्होंने उस वक्त उस चीज के ऊपर इतनी रिसर्च थी, 600 बीईसी में, तो लगा लीजिए 3000 साल पहले इतनी रिसर्च थी इसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं हर बार बोलता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने में 3 महीने कम से कम लगते हैं, मगर नेचर ने एक चीज दी है हमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को पहले दिन से रिवर्स कर देता है। देखिए, एक ही चीज है, उसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम एक को ट्रांसपोर्टर है। देखिए, समझिए, पोटेशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस को, तो मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास पता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, 3 महीने उसको तोड़ने में लगेंगे, मगर आज पहली चीज क्या करूं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को राइट अवे चेंज करना शुरू कर दे, वो पोटेशियम है। अब पोटेशियम क्यों मैटर करता है? क्योंकि एवरी इंसुलिन एक्शन को ट्रांसपोर्ट्स पोटेशियम इनटू सेल। तो जितनी बार आपका इंसुलिन सेल खोलता है शुगर को डालने के लिए अंदर, उतनी बार पोटेशियम अंदर जाता है। लो पोटेशियम डायरेक्टली इंपेयर्स बेटा सेल इंसुलिन सिक्रीशन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, दोनों चीजों में। आपकी पैनक्रिया से इंसुलिन बनवाने का और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कराने का, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कराने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? पोटेशियम। एक्सपेरिमेंटल पोटेशियम डिप्लीशन, जानबूझ के किस कई लोगों में पोटेशियम डिप्लीट कर दिया, कम कर दिया, तो देखा उनकी ग्लूकोज इंटॉलरेंस विद इन डेज बढ़ गई। एक्सपेरिमेंट किया, जान के पोटेशियम कम करवाया। हाई इंसुलिन क्रॉनिकली डिप्लीट्स पोटेशियम वाया यूरिनरी, जितने लोगों को डायबिटीज होती है उनको पेशाब में क्या निकलता रहता है? सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, और पहला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा निकलता है? पोटेशियम। तो जिन लोगों को इंसुलिन की प्रॉब्लम है उनको पोटेशियम वैसे ही कम हो जाता है यूरिन में निकलता निकलता। मेटफॉर्मिन में भी तो ड्यूरेटिक है ना, वो भी तो पेशाब में इलेक्ट्रोलाइट्स निकालती है। तो कहते हैं अगर आप पोटेशियम को डायरेक्टली इंटेक को बढ़ा दो, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी डे 1 पे ठीक कर देती है। तो टारगेट है जो कि एफडीए कहेंगे कि डेली रिक्वायरमेंट आरडीए बोलते हैं, 4700 mg, जो कि 1 टीस्पून ऑफ पोटेशियम सिट्रेट पाउडर होता है। मोस्ट इंडियंस आर सिग्निफिकेंटली इसमें डेफिशिएंट है। तो पोटेशियम पहली चीज है जो इंसुलिन में हेल्प करती है। और पोटेशियम के नेचुरल तरीके क्या क्या हैं? चुकंदर के पत्ते, एवोकाडो, इनमें बहुत अच्छा पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम, द मास्टर मिनरल, ये इंसुलिन में बहुत हेल्प करता है। क्यों? 300 प्लस तो फंक्शन ही करता है, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाता है। 50% हमारी ग्लूकोज इनटेक रिड्यूस कर देता है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है,
ग्लूकोज इनटेक बढ़ जाती है, लोगों को अब चॉकलेट खाने का, मीठा खाने का दिल करता है जिनका मैग्नीशियम लो है। 80% से भी प्लस टाइप 2 डायबिटीज हैव लो मैग्नीशियम लेवल्स। तो देखो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया ना, पता लग गया। तो मैकेनिज्म्स इन इंसुलिन सिग्नलिंग, तो इस इंसुलिन की सिग्नलिंग में मैग्नीशियम का क्या पार्ट है? जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है ना सेल के ऊपर, मैग्नीशियम उनको एक्टिवेट करता है। इसके बिना जो चाबी है ना इंसुलिन की, वो की में फिट ही नहीं होती, की होल में। सो विदाउट इट द की कैन नॉट टर्न द लॉक, तो लॉक खुलता ही नहीं है। लॉक को कौन सा लॉक है? सेल के ऊपर आके इंसुलिन अटैच होता है, सेल का दरवाजा खुलता है, तो ग्लूकोज अंदर जाती है। लो मैग्नीशियम इज इक्वल टू डिफेक्टिव किनेसिस, इज इक्वल टू क्या मतलब उसका? पोस्ट रिसेप्टर फेलियर इवन व्हेन इंसुलिन इज एडिक्वेट। तो रिसेप्टर का फेलियर हो गया, इंसुलिन थी बराबर मगर रिसेप्टर फेल कर गया। जो मैंने बताया था GLUT4, मैग्नीशियम उसको ड्राइव करता है। मैग्नीशियम ड्राइव्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल्स टू सेल सरफेस फॉर ग्लूकोज एंट्री, ग्लूकोज की एंट्री को मैग्नीशियम हेल्प करता है। पोटेशियम एटीपी चैनल रेगुलेशन, ए इसको बोलते हैं पोटेशियम इसके एटीपी। तो मैग्नीशियम रेगुलेट करता है चैनल्स इन बेटा सेल्स। तो डेफिशिएंसी क्या करती है? इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देती है। तो मैग्नीशियम पोटेशियम के साथ उतना ही जरूरी है ना। अब नेक्स्ट चीज, आयुर्वेद का एक जादू था जिसको दारू हल्दी, दारू हरिद्रा, देखिए पहले बोलते थे, संस्कृत का वर्ड है दारू हरिद्रा, पंजाबी का वर्ड है दारू हल्दी, आजकल हिंदी बोल देते हैं। तो बर्बरिन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। बर्बरिन दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। तो मॉडर्न मेडिसिन में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो कि प्री डायबिटीज या डायबिटीज, आपको मेटफॉर्मिन दी जाती है। मगर आयुर्वेद में बर्बरिन यूज की जाती थी। तो काम कैसे करती है, मैकेनिज्म क्या है? ये एक्टिवेट करती है AMP के पाथवे, जो हमें चाहिए टू मेटाबोलाइज शुगर, है ना, उसको शुरू करने के लिए। मेटफॉर्मिन भी ये काम करती है, ये भी वो काम करती है। ब्लड शुगर को कंपेरेबली रिड्यूस कर देती है, दोनों चीजें। HbA1c में बहुत अच्छी रिडक्शन करते हैं दोनों। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेटफॉर्मिन के मिनिमम और वेल टॉलरेटेड साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि नामात्रा और जीरो है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक हर्ब है। मगर जितने लोग बोलते हैं उनका B12 कम है, देखिए क्या है, मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है और GI अपसेट, गैस्ट्रिक जो हमारा ट्रैक है उसमें अपसेट करता है मेटफॉर्मिन। तो इसका बहुत बड़ा ये B12, तो नर्वस सिस्टम गया, नर्वस सिस्टम गया, आपके पैरों में, आपके हाथों में, आपकी बॉडी में सारी नर्व्स टिंगल करती हैं या डेड हो जाती हैं, ब्रेन की डैमेज हो जाती है। अब पेटेंट, जिस चीज को कहते हैं कि मेरी चीज है, ये मैंने बनाई है, नेचुरल है तो कैन नॉट बी पेटेंटेड। मगर जो मेटफॉर्मिन है ये पेटेंटेड है फार्मास्यूटिकली, तो ये महंगी चीज है, वो फ्री और सस्ती चीज है, क्योंकि इसका कोई पेटेंट नहीं है। कॉस्ट, कहते हैं उस ड्रग का जो हाई ब्रांड टू लो जेनेटिक, जेनेरिक है, जो ब्रांड वाली चीज महंगी होगी, मेटफॉर्मिन लो जेनेरिक सस्ती होगी। बट जो कॉस्ट ऑफ मेटफॉर्मिन है वो कितनी है? फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा हिस्सा है ड्रग का, तो इतनी सस्ती है। हाउ इट वर्क्स, कहते एक्टिवेट्स AMPK, जो एनर्जी सेंसर है उसको एक्टिवेट करती है। इंसुलिन सिक्रीशन, है ना, रिसेप्टर की, सॉरी, जो इंसुलिन इंक्रीज कर देती है, इंक्रीजेस इंसुलिन रिसेप्टर एक्सप्रेशन, रिड्यूसेस लिवर ग्लूकोज, ये आउटपुट, इंप्रूव्स GLUT4 ट्रांस, है ना, ट्रांसलोकेटर, ट्रांसलोकेशन। डोजेज कितनी है? 500 mg, 2 से 3 बार डेली विद मील्स। ये बर्बरिन ऐसे काम करती है। और ये बर्बरिन, सिर्फ मैंने आज इसका इंसुलिन का कनेक्शन बताया, आप हैरान हो जाएंगे, PCOD PCOS में, फैटी लिवर में, है ना, और आंखों की प्रॉब्लम में, जिन लोगों को गट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इन्फेक्शन जल्दी होती हैं, जिनको डायरिया हो जाता है, उसमें बर्बरिन अमेजिंग है, इसकी तो पूरी वीडियो करनी बनती है। अब नेक्स्ट चीज मैं कहता हूँ, लेट्स से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक तो हम हैंडल कर रहे हैं पास्ट की इंसुलिन को, फ्यूचर में ना बने। एप्पल साइडर विनेगर में एक ऐसी चीज है, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन को बनने ही कम देता है। क्यों? ये ब्लड शुगर को ऊपर नहीं जाने देता। इंसुलिन क्यों बनती है? ब्लड शुगर को नीचे करने के लिए। एक हैक है, 34% इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो। तो ये उन्होंने टेस्ट किया है डायबिटिक केयर जर्नल में। तो 34% इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूवमेंट बिफोर हाई कार्ब मील। तो अगर आपने हाई कार्बोहाइड्रेट वाली मील खाई, उससे पहले एप्पल साइडर ले लिया, तो आपकी 34% इंप्रूवमेंट मिलती है।
21.9 mg। अगर आपकी ब्लड शुगर 120 थी, एप्पल साइडर ले लिया, वो 100 रह जाएगी। एवरेज फास्टिंग ग्लूकोज रिडक्शन, ये भी ट्रायल ने 2025 में मेटा एनालिसिस ने देखा, 4 to 6% फास्टिंग ग्लूकोज रिडक्शन आफ्टर 6 to 12 वीक्स। जिन लोगों की फास्टिंग शुगर लेट्स से ऊपर रहती थी, 4 to 6% गिर गई। ये टेस्ट किया गया। 1.5, है ना, 3% HbA1 रिडक्शन इन टाइप 2 पेशेंट्स, ये भी रिसर्च किया गया। ये देखो, रिसर्चर ना ज्यादा खुल के नहीं बोलते, मैंने इससे भी ज्यादा रिजल्ट देखे हैं। तो हाउ एप्पल साइडर वर्क्स, ये हमारी बॉडी में एक स्टार्च है ना, एप्टिक एनसाइड इनहिबिट्स स्टार्च एंजाइम्स, डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, इंप्रूव्स इंसुलिन रिसेप्टरी एक्टिविटी। तो 1 से 2 टैबलेट्स, है ना, पानी में या पानी के साथ 10-15 मिनट पहले मील से ले लेंगे, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड शुगर बनेगी ही कम। क्योंकि ब्लड शुगर कम बनेगी, इंसुलिन कम बनेगी। क्योंकि इंसुलिन कम बनेगी, सेल को अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बनानी पड़ेगी। तो कैप्सूल फॉर्म में है, उसका रीजन है क्योंकि जो एप्पल साइडर है ना, वो दांतों को पीला कर देता है। तो कैप्सूल फॉर्म में बनाया मैंने इसलिए। अब हमारे आयुर्वेद के या हमारे इंडियन कुछ हर्ब्स जो कि अमेजिंग है, किस चीज में, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, बिटर गार्ड, करेला, फेनोग्रीक, मेथी, सिनेमन, दालचीनी, ये अमेजिंग है, मगर दालचीनी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगली चीज है गुरमर, है ना, ये बहुत प्यारी चीज है, ये भी इंसुलिन में हेल्प करती है। टर्मरिक, मगर हल्दी किसके साथ, काली मिर्च के साथ। अच्छा, जो लोग काली मिर्च लेते हैं या काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट लेते हैं, जिसको बायोप्रिन या पेपरिन बोल देते हैं, उसका ध्यान रखना होता है, उसके साथ कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी होती, क्योंकि हर एक चीज की 2000 गुना वो बढ़ा देता है। आंवला, जो कि मैं विटामिन सी में बनाता हूँ, है ना, तो आंवला बहुत प्यारी चीज है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, विटामिन सी है क्योंकि इसमें। कलौंजी, ब्लैक सीड, कलौंजी होनी चाहिए, मगर प्याज का तेल नहीं होना चाहिए, प्याज के सीड का। अश्वगंधा, अडेप्टोजन है, कोर्टिसोल को लोअर करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं, सबके नीचे मैंने बताया हुआ कितना कितना लेना, वो भी समझाया हुआ है। तो ये हर्ब्स हैं। अब कंप्लीट रिवर्सल कैसे करना है, सबसे पहले हमें रिमूव करना है बॉडी में से सारे रिफाइंड शुगर्स, मैदा, अनाज, पैक्ड फूड्स, फ्रूट्स, जूसेस, जैगरी। जीरो स्नैकिंग बिटवीन मील्स करनी है। खाना क्या है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप वेजिटेरियन लोग हैं, दाल, वेजिटेबल्स, कड़वी वेजिटेबल इवन बेटर। A2 गाय का पनीर, अगर कर्ड, हंग कर्ड, जिसको दही बोलते हैं, वो खा सकते हैं। घी, एग्स, नट्स, सीड्स। और 8 घंटे की विंडो में खाना खाना है, चाहे 2 बार या 3 बार। फास्टिंग करनी है 16 घंटे प्लस की डेली, है ना। एवरी आवर फास्टिंग कीप्स इंसुलिन लो, सेल्स रीबिल्ड रिसेप्टर्स, दोबारा रिसेप्टर बनते हैं जितनी आप फास्टिंग करेंगे। मूव करना है, 10 से 15 मिनट मूव करना है हर एक खाने के बाद। 45 से 60 मिनट नेचर में डेली वॉक करनी है। अगर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है 3 times a week, मगर अगर आपका वेट ज्यादा है तो नहीं करनी। हर्ब्स कौन कौन सी, करेला, मेथी, हल्दी, पेपर, आंवला, सिनेमन, ये हर्ब्स जो करने हैं। बट आपको बहुत ज्यादा जरूरी क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए बर्बरिन, आपको चाहिए पोटेशियम, आपको चाहिए मैग्नीशियम। ये है खाने के बाद वाली चीजें। खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर। और अगर आपको प्रोटीन हजम नहीं होता, जिन लोगों को H पाइलरी वगैरह है, उनको एप्पल साइडर विद, जो हम बोलते हैं, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड लेना है। स्ट्रेस, तो हमें स्ट्रेस को नीचे करने वाली एक्टिविटीज करनी है, जिसमें बॉक्स्ड ब्रीदिंग आ जाती है। 4 सेकंड में नाक से सांस लिया, 4 सेकंड में छोड़ा, फिर 4 सेकंड में लिया, 4 सेकंड में छोड़ा। लॉन्ग वॉक नेचर में, ट्री हगिंग, ग्राउंडिंग। आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। और 7 से 9 घंटे डेली सोना है। नींद इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है, जो कि फिर से स्ट्रेस कम करती है बॉडी में, जो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करती है। तो एक शॉकिंग ट्रुथ है, स्टैंडर्ड टेस्ट जो डॉक्टर करते हैं डू नॉट डिटेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस। तभी लोगों को फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं नॉर्मल आती है 10 से 15 साल, फिर एकदम से बीमारी खा जाती है उनको, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखती नहीं है। तो ये टेस्ट हैं 6, इनसे पता लगता है, यू कैन फाइंड आउट कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। कहते हैं फास्टिंग इंसुलिन आपकी 5 to 6 ml/U/L ऑप्टिमल, जो टेस्ट का ये एम मल्टी वो होता है, वो करना है आपने। फास्टिंग इंसुलिन आपकी, देखिए, कहते हैं मोस्ट डॉक्टर्स नेवर ऑर्डर दिस, इट डायरेक्टली मेजर्स रेजिस्टेंस। तो फास्टिंग इंसुलिन। दूसरा है, ये मेरा फेवरेट, होमा आई आर। होमो आई आर या होमा आई आर, अगर तो बिलो है 1.5, फिर तो बेस्ट है।
अगर अबव चला गया और टच कर गया 2.5 तो रेजिस्टेंस गारंटेड है। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? फास्टिंग ग्लूकोज है ना, मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग इंसुलिन ड्रिवन बाय 405, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 405। तो एक टेस्ट है उसका निकाल लेते हैं, मगर होमो आईआर टेस्ट बोलते हैं, इंडिया में कई जगह पे है, कहाँ पे नहीं। फास्टिंग ग्लूकोज, अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज से सिंपल सबसे तरीका है 90 mg है ना डेसीलीटर आइडियल है। अगर उससे अबव आ गई, 100 टच कर गई, तो प्री डायबिटीज वार्निंग रेंज में चले गए हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो काफी देर से क्रॉस हो गई है। HbA1c, अगर आपकी HbA1c 5.4 है तो आइडियल है। जहां वो 5.7 टच कर गई प्री डायबिटिक, या HbA1c 3 महीने की शुगर की एक एवरेज होती है। अब एक और तरीका है ट्राइग्लिसराइड्स, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स 100 mg डेसीलीटर से पर डेसीलीटर से हैं बिलो तो आइडियल है। जहां वो 150 क्रॉस कर गए तो स्ट्रॉन्ग इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है ये भी। छठवां तरीका, ट्राइग्लिसराइड्स और HDL की रेशियो, इनकी दोनों की रेशियो होती है, जो 2 से नीचे है तो आइडियल है, जहां वो 3.5 कवर कर गई तो वेरी रिलायबल मार्कर है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पक्का है। तो आप ये 6 टेस्ट में से कोई भी देख सकते हैं। मैं तो होमो आईआर टेस्ट करवाता हूँ, ये बेस्ट बताता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मगर जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए कि शाम के खाने के बाद मीठे की तलब लगनी, दिन में, दोपहर को या रात के खाने के बाद मीठे की तलब लगनी, जो हमें बोलते हैं जो लव हैंडल्स आ जाने, डबल चिन आ जानी, है ना, ये कुछ चीजें हैं। या फिर थोड़ी खाना खाने के बाद नींद आना, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होनी, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस हैं। मैंने तो उसके ऊपर बहुत वीडियोस किए, मेरे पूरे चैनल पे वीडियोस हैं। तो मेरे प्रोटोकॉल में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में 4 चीजें मैं यूज करता हूँ कम से कम, वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, एप्पल साइडर विनेगर, पोटेशियम सिट्रेट, बर्बरिन। मैं मैग्नीशियम आमतौर पे लोगों को 1000 mg देता हूँ, मगर कई बार जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ज्यादा है, सुबह दोपहर शाम तीनों बार लेने का 500 500 mg इज अ गुड थिंग। एप्पल साइडर विनेगर 2 कैप्सूल खाने से पहले, पोटेशियम सिट्रेट में 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स कर देता हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, 1 टीस्पून, वो 4700 mg के नजदीक होता है, उसको मैं बोलता हूँ सिप सिप करके पूरा दिन पिए। लास्ट चीज बर्बरिन, डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। कई लोगों को हर खाने के बाद देता हूँ, कई लोगों को सुबह खाली पेट, कई लोगों को जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी और डायबिटीज काफी है, उनको 2 2 गोली खाने के बाद देनी पड़ती है। तो ये मेरे प्रोटोकॉल में पक्का होता है। तो आपकी बॉडी ना एक्चुअल में हील करना चाहती है, ये आपको नहीं पता, मगर उसको कंडीशंस तो दो हील करने के लिए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिड नॉट डेवलप इन अ डे, एक दिन में नहीं बनी, एंड इट विल नॉट रिवर्स इन अ डे, बट विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स, बार बार एफर्ट करने पे, रिमूविंग इसके ट्रिगर्स, न्यूट्रिएंट्स डालने में, फास्टिंग डालने में, वॉकिंग करने से, है ना, और हर्ब्स से, ये ठीक होती है। ये इंडियन मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड जो थी 2500 साल पहले, उनके द्वारा ढूंढी गई है, एंड इट एब्सोल्युटली विल रिवर्स, 100% रिवर्स होती है। तो प्रोटोकॉल क्या है? हमने रिफाइंड शुगर, स्नैकिंग, कार्बोहाइड्रेट्स रिमूव करने हैं, रियल फूड खाना है 8 घंटे में, 16 घंटे प्लस की फास्टिंग करनी है, मूव आफ्टर एवरी मील, सप्लीमेंट विद योर प्रोटोकॉल, है ना, जो प्रोटोकॉल फॉलो करें उसमें सप्लीमेंट करो, और ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग करिए। तो मेरे पास एक स्पेशल प्रोग्राम भी है जिसमें मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करवाता हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने उसमें। तो कई चीजें हैं हमारी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करती हैं, कई चीजें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करती हैं। मेरा उसमें सबसे फेवरेट पोटेशियम है, एप्पल साइडर है। ऑफ कोर्स ये तो काम करेंगे अगर आप, कर काम तो हर बार करते हैं, बट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ही लो कर दें, अगर हम चीनी कम कर दें, है ना, अगर हम अनाज ही बंद कर दें, चावल बंद कर दें, आलू बंद कर दें, कई चीजें हैं जो बॉडी में ब्लड शुगर को पहले ऊपर भेजती हैं, फिर बॉडी को ब्लड शुगर को नीचे करना पड़ता है। मैं दोबारा एक बार समझाऊंगा। आपने खाना खाया, ब्लड शुगर में चीनी आई, वो चीनी जानी चाहिए थी इसके बीच में, तभी ब्लड में कम होगी। इसको खोलने का काम चाबी इंसुलिन का है, मगर चाबी लगने के लिए जो छेद है उसको खोलते, खोलने के लिए चाबी खुली भी तो चाहिए, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम चाहिए वो चाबी को टच करके खोलने में। बट अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन बन गई, इंसुलिन को ब्लॉक कर दिया सेल ने, क्योंकि सेल को जहरीली लग रही है इंसुलिन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक लेवल तक इंसुलिन चाहिए, एक लेवल जहरीला है, तो अगर वो लेवल से ज्यादा इंसुलिन आ रही है, सेल ने अपने आप को ब्लॉक कर लिया। अब पैनक्रिया कहती है अरे यार, अभी भी ब्लड में इंसुलिन शुगर बहुत है, और इंसुलिन बना दो, वो और इंसुलिन धक्के से चाबी टच करती है, खोलती है।
फिर ग्लूकोज इसमें गया। अब क्या हुआ, बार बार करते करते वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रांग हो गई। एक पॉइंट ऐसे आता है, फिर मेटफॉर्मिन उस चाबी को टच करवाती है, क्योंकि आपकी नॉर्मली बॉडी टच नहीं करवा पा रही, तो मेटफॉर्मिन उसको टच करवा के खोलती है, या एक्सेस ब्लड शुगर को यूरिन के थ्रू निकाल देती है, जहां पे सब प्रॉब्लम आ जाती है। किडनीज को भी शुगर लग रही है अब, है ना। और सारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम पेशाब के साथ निकल जाता है। तो अब आप में मिनरल डेफिशिएंसी हो गई, पोटेशियम और मैग्नीशियम तो चाहिए था। तो जब हम ब्लड शुगर में पहले ही कम कर देते हैं, तो इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आ गई थी वो सॉल्व हो गई है। ये धीरे धीरे रिपेयर करता है, 3 महीने का साइकिल है ये रिपेयर होना, कम से कम कई लोगों को 6 महीने लगते हैं। मैं डाइट में 1 महीने में इसको शुरू कर लेता हूँ। मगर पोटेशियम मैग्नीशियम इसको पहले दिन से ही खोलना शुरू कर देते हैं, ताकि बॉडी में ब्लड शुगर रहे ही कम, क्योंकि कम है, इंसुलिन अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तभी मैं बोल रहा हूँ 8 घंटे की विंडो में अगर खाना खा लिया, 16 घंटे जब शुगर नहीं है बॉडी में, इंसुलिन नहीं है, ये रिसेप्टर दोबारा से खुल जाता है, खुल के चाबी लगने लग जाएगी। तो अगर चाबी नहीं लगी, बहुत अच्छे लोगों ने इस पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है कि ब्लड शुगर जहां भी जाती है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। शुगर आंखों में चली गई तो ग्लूकोमा और प्रॉब्लम्स, मोतिया। ब्रेन में चली गई अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, है ना। फैट सेल में चली गई तो फैट, लिवर में चली गई तो फैटी लिवर, पैनक्रिया में रह गई तो पैनक्रिया की प्रॉब्लम, है ना। तो जहां भी जाती है, नर्व्स में चली गई तो नैरोपैथी। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंसुलिन या सॉरी ब्लड शुगर डैमेज नहीं करती। शुगर को डाउन कौन करता है? इंसुलिन। तो हमने तो शुगर को डाउन करने वाला हमारा दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी दुश्मन है, इंसुलिन आपका दोस्त है। कब बननी चाहिए? जब जरूरत है। बार बार खाएंगे बार बार बनेगी, जितनी बार खाएंगे उतनी बार शुगर बनी, उतनी बार इंसुलिन बनी। सेल बेचारा उतनी बार और डर गया, उसने अपने ऊपर और इंसुलिन रेजिस्टेंस बना ली। जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बन गई, उतनी आपको प्रॉब्लम। तो आप, स्किन प्रॉब्लम्स है, लोग बोलते हैं स्किन प्रॉब्लम्स इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं है। 100% स्किन प्रॉब्लम्स इंसुलिन की प्रॉब्लम है। आप किसी को फास्ट करवाइए 3 दिन, उसकी स्किन चमक जाती है, क्यों? इंसुलिन नहीं थी। जिन लोगों के यहाँ पे काला पैच आता है, यहाँ पे काला पैच आता है, यहाँ पे काला पैच आता है, यहाँ पे, या ड्रेस के नीचे, या ग्रॉइन एरिया में, या कहीं पे यहाँ पे भी आ जाता है, तो सब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इट्स नॉट स्किन प्रॉब्लम्स। मैंने उन लोगों को 100% सॉल्व करके दिखाया है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग ऐसे फोन नहीं देख सकते ना, ऐसे करके देखना पड़ता है। फैटी लिवर, इंसुलिन, है ना। आंखों में लाल, आंखें पीली, फैटी लिवर, पेट फूला हुआ, इनडाइजेशन, बर्पिंग, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो इंसुलिन से शुरू होती हैं। कैंसर के पीछे शुगर का रीजन है। शुगर को डाउन कौन करता है? इंसुलिन। कैंसर का फूड आपको, आप बोले ना कैंसर का फूड शुगर है, कई लोग बोलते हैं ये रविंद्र सही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, किसी भी डॉक्टर के पास कहेंगे पैट स्कैन करना है, तो पैट स्कैन क्या करते हैं? वो चीनी में एक रेडियो एक्टिव चीज डालते हैं और आपके ब्लड में डाल देते हैं, फिर वो आपको देखते हैं कि वो शुगर कहाँ गई। देखिए समझिए, पैट स्कैन में चीनी ही तो देते हैं, और वो देखते हैं चीनी कहाँ जा रही है। चीनी कहाँ गई? कैंसर के पास। जहां पे ज्यादा जाके चीनी खड़ गई या खत जा रही है, और बॉडी ने नहीं ली, सीधा वहां गई, क्योंकि उसका फूड है। तो मेडिकल साइंस पैट स्कैन में आपको शुगर देती है और देखती है वो कहाँ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसका खाना है। फिर बोलते हैं इस एरिया में कैंसर है। अरे भाई, तो अगर उस बेचारे पेशेंट को ये बता दो कैंसर खाना बंद कर दे, कैंसर मर जाएगा। समझिए तो सही। आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक आप कुछ खा रहे हैं, मगर बार बार खा रहे हैं तो भी मर रहे हैं। तो कैंसर को भी आप जितना खाना खिला रहे हैं, वो उतना बड़ा हो रहा है। अगर आप उसका खाने का सोर्स ही बंद कर दीजिए, तो तभी कुछ लोग फास्टिंग करके, या नेचुरल डाइट लाइफस्टाइल चेंज करके, या सिर्फ हरी सब्जियों पे जाते हैं कुछ देर के लिए और उनकी विन आती है, तो उन्होंने कैंसर रिवर्स कर दिया। बात तो ये समझना है लॉजिक क्या है। तो पीछे कैंसर पे बड़ी अच्छी रिसर्च की है। कैंसर और पैरासाइट्स एक ही चीज लगते हैं। बड़े डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि कैंसर पैरासाइट से होता है, ये मगर प्रूवन नहीं है। बट ये प्रूवन है कि कैंसर का खाने का रास्ता और पैरासाइट्स का खाने का रास्ता एक है। उनको बंद कर दो। तभी मैंने बायो क्लेंस निकाला था, मैंने आपने आपको बोला भी था। बायो क्लेंस में मैंने 3 हर्ब्स डाली हैं। ब्लैक वॉलनट हर्ब, उसमें डाला है क्लोव्स, उसमें तीसरी चीज डाली है वर्मवुड। वर्मवुड का नाम ही वर्मवुड है। ये पैरासाइट्स को मारते हैं, तो ऑटोमेटिकली किसको मार देते हैं? नोइंगली अननोइंगली कैंसर के पाथवेज को। तो मेरा रीजन ये होता है कि नेचुरली हर्ब से कैसे हम कोई सोल्यूशन निकालने के प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब मैं लूंगा क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दूं, तो किसी का क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेंगे, ताकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर सकूं। क्वेश्चन इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हो या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम पे हो, चलेगा।
मेरा मकसद है आपकी मदद करना, आपको ये सिखाना कि सेहत कैसे ठीक करनी है। तो प्लीज गाइस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड। हम क्वेश्चंस लेंगे अब। अगर आपको हाथ रेज नहीं करना आता, आप नॉर्मली अपने उसमें जाके अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। शाहनाज आईफोन। जी सर। किसी ने अनम्यूट किया है, मगर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, इन्होंने शायद गलती से अनम्यूट हो गया। किसी और का कोई क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, या आपकी खुद की सेहत के ऊपर, या कोई चीज के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी खुद की प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट कीजिए। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस नाउ। हेलो। जी हेलो। मैम। कविता जी हाँ बोलिए। जी सर, ये मुझे पूछना था कि जो मैग्नीशियम है और पोटेशियम के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, अगर मैग्नीशियम के कोई नेचुरल सोर्सेज से भी पूरा हो सकता है मैग्नीशियम? जी जी, मगर उसमें एक दिक्कत है। मैग्नीशियम के नेचुरल तो सोर्सेज हैं सीड्स एंड नट्स। जैसे सीड्स उसमें एंड आता है, नट्स। हाँ, जैसे सनफ्लावर के सीड्स पंपकिन हैं। सीड्स। हाँ, हाँ। पंपकिन सीड, सनफ्लावर। अब दिक्कत ये है, पहले नंबर पे इंडिया में ये दोनों सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। दूसरे नंबर पे हम्म। लोगों का लिवर फैटी होता है। हम्म। सीड्स एंड नट्स को पचाने के लिए बहुत ज्यादा बाइल लगता है। बाइल कहाँ बनता है? लिवर में। हम्म। स्टोर होता है गॉल हम्म। ब्लैडर में। तभी लोगों को जब भी हम्म। ड्राई फ्रूट खाते हैं, उनके राइट साइड शोल्डर में पेन होती है, यहाँ पे। तो अच्छा। मैग्नीशियम है। अगर आपको 100% डार्क चॉकलेट मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, उसमें बहुत अच्छा हम्म। मैग्नीशियम है। बट हम्म। तभी मैं मैग्नीशियम को एज अ सप्लीमेंट, देखो मैं ऐसा हूं, मैं खुद सप्लीमेंट से पहले नेचुरल चीज देखता हूँ। मगर हर रोज रात हम्म। को, कल रात को भी 1000 mg मैग्नीशियम लेके सोया था। ये कुछ चीजें हैं जो हमें फूड से मिल ही नहीं रही प्रॉपर, क्या करें। इतनी ज्यादा चेंजेस कर दी ना नेचर में, लाइफ में लोगों ने। तभी मैं सप्लीमेंट में गया, वरना सर मैं प्रॉब्लम कोशिश ये है करता हूँ। कि सप्लीमेंट की एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, वो भी अरे एक, नहीं, एक क्यों वो नहीं भी एक होती? सत्य है। नहीं नहीं नहीं। हाँ। अगर आप 1000 mg, बॉडी टू बॉडी डिफर करती है ना, जिसकी बॉडी का जो जो सिस्टम है बॉडी का, माइक्रो वो मेटाबॉलिज्म अगर बहुत स्ट्रांग है वो तो कर लेगा, पचा लेगा। और जो पहली मेटाबॉलिज्म वीक पे पड़ा, क्योंकि वो पहले किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, मैम तो एक बात वो बताओ, उसके नेगेटिव पास नेगेटिव सप्लीमेंट जितना जाते हैं मर्जी तो सोच जाता है। लीजिए। आप नेगेटिव सोच सकते हैं, मगर अगर आपने हजार हाँ। एमजी लिया, बॉडी ने 300 mg भी ऑब्जॉर्व कर लिया ना, मैं विन कर गया। मगर हम्म। आप 1 किलो, 1 किलो अगर आप वो खाओगे ना, क्या नाम है, सीड्स एंड नट्स, हम्म। उसमें मिलेगा हम्म। कितना? 300 ग्राम। 1 किलो को खा हम्म। नहीं सकता, आप तो 50 ग्राम खाओगे। 50 ग्राम में एलिमेंटल कितना निकला? थोड़ा सा। एब्जॉर्ब किया उससे भी थोड़ा। तो सप्लीमेंट इस मामले में हेल्प करता है कि आपकी बॉडी को एकदम से बूस्ट दे देता है। जो भी एब्जॉर्ब कर लिया, फ्यूचर में बेटर ही होगा, कम नहीं होगा, बेटर ही होगा। नहीं तो तो बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं करा, ठीक है जी। आपकी आवाज कट गई एकदम से। आशीष, नरेंद्र जी बाकी जो बोलिए। आई मीन। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। नरेंद्र गुप्ता जी बोलिए। हाँ जी। मैंने अपना पोटेशियम टेस्ट कराया था, उसमें 5.5 पोटेशियम था सर, अभी। आपने मेरा तो पिछला वो सेमिनार नहीं उसमें अटेंड किया। रेंज बोलता है कि 5.1 तक होना अरे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पोटेशियम इंटरसेलुलर होता है सर। ब्लड पोटेशियम कभी सही पोटेशियम बताता ही नहीं है। अच्छा आपने अच्छा जो अच्छा। टेस्ट इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है वो करवाना है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर टेस्ट। पोटेशियम सेल के अंदर रहता है, सोडियम सेल के बाहर रहता है। हाँ। जब आप टेस्ट करवाते हो, वो ब्लड पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका ब्लड पोटेशियम हाई आया है, ये प्रॉब्लम है। आपका तो पोटेशियम सेल में चाहिए, दैट मीन्स यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, या आपको प्रॉब्लम है जो मैग्नीशियम, पोटेशियम और इंसुलिन टेस्ट, सोडियम वो है, पंप वो गलत है। तो आपने पोटेशियम कम नहीं करना, आपने सोडियम को बैलेंस करना है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है। हम्म। जी। ओके ओके। जी। सुभाष सागर जी, अनम्यूट कीजिए। सुभाष जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक क्वेश्चन भी आया है जी गैलेक्सी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। हम्म। जी सर, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो या तो हमारे सर के बाल जो है हल्के होने लगते हैं, जी जी या जी। मतलब पैचेज आने लगते हैं जो है। जी। तो ये सब कैसे, इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग? देखिए, इस चीज में मैंने खुद अपने बाल खराब किए हैं 2 बार, दोनों बार वापस किए हैं। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ, ये ना, ये जी। प्रोटीन है।
डेड प्रोटीन है। प्रोटीन को हजम जी। कौन करता है? सबसे पहले प्रोटीन डाइट में हो, फिर स्टमक में एसिड हो, लिवर में दम हो। ये तीन चीजें स्टेजेस हैं प्रोटीन खाना, स्टमक में एसिड से प्रोटीन को तोड़ना, तभी मैं बीटेन की बात करता हूँ और एप्पल साइडर की बात करता हूँ, फिर लिवर में दम होना। तो अगर ये तीनों जगह ठीक है और आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपके बाल दोबारा आ जाते हैं। बाल कभी मरते नहीं है, अंदर पड़े होते हैं, मगर जो ऊपर स्कल है ना, ये स्कार टिश्यू हो जाता है, तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते। बाल तो नीचे पड़े हैं, जड़ तो पड़ी है, बीज पड़ा है, वो निकलने के लिए इसको ठीक करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक चीज बनानी सिखाई थी, प्याज का रस, उसमें हनी, और हल्का सा उसमें वो भी डाला था हमने, क्या नाम है, रोजमेरी। तो मेरी एक वीडियो है, बालों के लिए एक चीज बनानी सिखाई थी, आप वो सीखिएगा और यूज करना शुरू कीजिए। और डाइट में ऑफ कोर्स लिवर को तंदुरुस्त कीजिए, मिल्क थिसल, फैटी लिवर डिटॉक्स, विटामिन D3, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए एप्पल साइडर बीटेन, है ना, और पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तो चीजें 7 चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है ओके सर। जी। गैलेक्सी M30s, सर हाउ कैन वन गेन वेट हु इज अंडरवेट while being insulin resistant at the same time? I'm also estrogen dominant. I'm a female age 30. देखिए यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए फास्टिंग इज द सोल्यूशन। आप तो पहले ही अंडरवेट हैं, तो पहले मैं आपको वेट को छोड़ दूंगा, मैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर को ठीक करूंगा। समझिए, जब तक लिवर हेल्दी नहीं है वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि आपने वेट नहीं गेन करना, आपने मसल मास गेन करना है। वेट तो ये है ना, स्किन थोड़ी बढ़ानी है हमें, मैं तो स्किन को कहता हूँ पतली रहे, अच्छी है। तो आपको मैं पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स करवाऊंगा, मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर रिवर्स करवाऊंगा। ये रिवर्स हो जाएगा, फिर फ्यूचर में बॉडी अपने आप वेट गेन करेगी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। कविता जी, आप आपका क्वेश्चन बीच में रह गया था, आप अगर अनम्यूट करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ पूरा मैं, पूछिए। हाँ नहीं सर, मैं कह रही थी जो जैसे जितना हमारा मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हुआ 700 300 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हुआ, 700 जो रह गया वो कहाँ जाएगा? वही तो बॉडी स्टोन्स बनाता है, वही जो इतने दिनों से ये तो सुन रहे हैं, ये उसका ही फेयर रहता है हर टाइम। नहीं मैम, सिर्फ जो बॉडी में स्टोन बनाता है वो कैल्शियम है, वो भी गलत कैल्शियम। मैं तभी कैल्शियम अच्छा। लैक्टेट देता हूँ। आपको नहीं पता स्टोन कहाँ से बनते हैं? ऑक्सलेट, जो कि पालक में है, कई सब्जियों में है ना, तो कैल्शियम या ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम जो बड़ा हुआ है, जब हम उसको ग्लाइसिनेट फॉर्म में ले रहे हैं, पहली बात तो जो एक्सेसिव है, एलिमेंटल 1000 mg बोला है, उसमें एलिमेंटल 300-400 होता है, तो बॉडी एब्जॉर्ब कर देती है। बाकी ग्लाइसिनेट फॉर्म है, वो बॉडी को अलग तरह से अकेला मैग्नीशियम मिलता ही नहीं है, कोई ना कोई उसके साथ बाइंडिंग होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैं ग्लाइसिनेट लेता हूँ क्योंकि ये स्टमक के ऊपर बहुत इजी है, ये बॉडी, ये लोगों को डायरिया नहीं करता, लूज वेट वो नहीं, स्टमक नहीं करता, और इसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। मगर अगर आप सप्लीमेंट से डरते हैं ना, इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है, फिर आप नेचुरल सोर्सेज ढूंढिए, है ना। मैंने वीडियो बनाई हुई है मैग्नीशियम पे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरे मैग्नीशियम की वीडियो पे पूरे सोर्सेज बताए हुए हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है, आपका लिवर और वो जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, हमें कैंसर में नहीं पहुंचना। जितनी भी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सनफ्लावर सीड 90% इस वक्त जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहा है। पंपकिन को पकाने के लिए उस पे एसिड या उसको टीका लगा देते थे, तो उस सीड में नहीं, अगर ऑर्गेनिक आपको चीज मिलती है आप खा सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी प्लीज। सर, ये जैसे मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसमें उसमें भी मुझे नींद कम आती है, तो उसमें मेरे को मैग्नीशियम की जरूरत, मुझे देखिए, टेस्ट कौन सा सब कराना चाहिए जो मुझे आप पता चल जाए कि मुझे मैग्नीशियम पोटेशियम मेरे सेल में जा रहा है नहीं जा रहा? कौन सा टेस्ट जरूरी है? देखिए, टेस्ट सिंपल है, अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं, आपकी नींद 3-4 दिन में इंप्रूव हो गई है, इट इज हेल्पिंग यू, बस सिंपल। टेस्ट करवाएंगे, इंटरसेलुलर टेस्ट बहुत महंगा है, बहुत कम ओ, लैब्स हैं इंडिया में जो इंटरसेलुलर टेस्ट करती हैं। जो मिनरल्स है ना, अच्छा। ये इंटरसेलुलर होते हैं, जैसे पोटेशियम इज इंटरसेलुलर। तो आपने अगर पिछले ओके। हफ्ते वाला मेरा मैग्नीशियम पोटेशियम का अगर सेमिनार अटेंड किया, उसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, जो मैं आज या कल में अपलोड भी करूंगा। बट हमने सेहत ठीक करनी है, हमने मैग्नीशियम ले सकते हैं आप, बट आपको 2-3 दिन में नींद में पता लग जाएगा। जी, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किसी का क्वेश्चन, कोई अपने बारे में, किसी के बारे में कुछ चीज पूछना चाहता हो, कुछ चीज बताना चाहता हो? विंस भी, मुझे विंस भी चाहिए यार। अब देखो, मुझे एक चीज बुरी लगती है, 29 लोगों ने बोला था वो सेमिनार अटेंड करेंगे, अब आए 19 हैं। लोग बोलते हैं कि वीडियो देख लेंगे। आई वॉन्ट यू टू बी हेयर, मुझे मोटिवेट करता है
अगर आप सेमिनार में आते हो। क्यों? मुझे लगता अच्छा लगता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं सेमिनार करने बंद नहीं करना चाहता, मगर मुझे मोटिवेट करता है आप सेमिनार पे आओ। और मैं इंडिया आ रहा हूँ, मेरी कल फ्लाइट है ना। मैं होप करता हूँ कि आप अगले सैटरडे संडे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं आपको एक पूरी जो डायनेटिक्स वीडियो की बात करता हूँ, मैं हिंदी में डायनेटिक्स की पूरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ एट माई होम। फिर मैं आपको एक थेरेपी सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप अपने आप को दे सकते हो मूड लिफ्ट करने के लिए। मूड लिफ्ट होते ही क्या होता है? कोर्टिसोल डाउन होता है। कोर्टिसोल डाउन होते ही क्या होता है? स्ट्रेस डाउन हो गया, बॉडी दोबारा से अच्छा करती है और माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हैं, है ना, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे घर कोशिश करूंगा नेक्स्ट सैटरडे तक, अगर मैं ओके हूँ, नेक्स्ट सैटरडे या संडे सेमिनार करेंगे 3-4 घंटे का। एंड आई वुड लाइक यू टू कम सी मी ऑल्सो, मीट मी पर्सनली। तो अभी एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई किसी और की कोई विन बताना चाहता है, उन्होंने कोई चीज ट्राई की हमारी, उनको इम्प्रूवमेंट लगी, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इस चीज पे और काम करना चाहिए। जैसे मैंने आज सोचा बर्बरिन, आयुर्वेद का जादू है बर्बरिन, जिसको दारू हल्दी या दारू हरिद्रा बोला जाता है, उसके बारे में इतनी रिसर्च है। मैं उसके ऊपर एक पूरा सेमिनार करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता तो लगे बर्बरिन क्यों है, क्यों लेनी चाहिए। पीछे मैंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अपने एक फ्रेंड को, उसको प्रॉब्लम आ रही थी, स्टफीनेस, है ना, फ्लूज। मैंने सिर्फ एल्डरबेरी दे दी उनको, क्योंकि मेरे पास विटामिन सी खत्म थी। एल्डरबेरी में भी विटामिन सी है। उस पर्सन की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सिर्फ एल्डरबेरी से। तो कई बार सही चीज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देती है, क्योंकि उसने उसको रूट कॉज को एड्रेस कर दिया। तो रूट कॉज ऑफ मोस्ट प्रॉब्लम्स इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो करोड़ों बीमारियों के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारी है, तो अगर उसको ही ठीक कर दें, कैसे? बर्बरिन, एप्पल साइडर, पोटेशियम, मैग्नीशियम कम से कम, और फूड। विजय रानी जी, आपने अनम्यूट किया है, पूछिए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ऑटोमेटिक है, ये बड़ी सेंसिटिव जगह है, इसके पीछे नर्व्स का गुच्छा है। जब शुगर बढ़ती है, वो नर्व्स फूल जाती हैं, इन्फ्लेमेशन, तो आंखों पे प्रेशर आता है, लेंस डिटैच हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपके केस में सबसे पहले दो तरीके करेंगे। बर्बरिन शुरू करेंगे, अच्छा अमाउंट। ठीक है। मैं आपको 2 बर्बरिन हर खाने के बाद दूंगा। हर खाने के साथ ठीक। आपको एप्पल साइडर विनेगर की 2 गोलियां लेनी है खाना खाने से पहले। फिर आपने ठीक कम है। से कम 1 टीस्पून हमने वो लेना है, पोटेशियम। और आपने हर अच्छा रोज जी। 1000 mg ठीक है। मैग्नीशियम। अब दूसरी तरीका सुनिए। ठीक। आपने एक चम्मच हमारा वो होता है जो त्रिफला, पानी में भिगो देना रात ठीक है। को। हाँ जी। सुबह इसको मलमल के कपड़े के साथ 2-3 बार सिर्फ पानी निकाल अच्छा जी। लेना है, ताकि वो त्रिफला कपड़े में रह जाए। चाहे 2-3 कपड़े इकट्ठे करके उसमें कर दिया। अब इसको एक छोटे से कटोरी में या किसी में डाल के आंख पे रख के ऊपर करना है, आंख खोल के ऊपर उसमें आंख घुमानी है ना, ठीक है। दोनों आंखों में 30-30 सेकंड। मगर वो पानी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए उसमें। तभी मैंने मलमल के कपड़े से बोला है, ये आमतौर पे हर इंसान को करना चाहिए। विटामिन सी मिलता है आंखों को, क्योंकि आंखों के सामने परत है। ये आपको पहले दिन में ऐसे लगेगा कि इतनी ठंडी हो गई ना आंख, ये त्रिफला तो जादू है, इसके ऊपर पूरा मेरे पास एक पूरी रिसर्च है। बट अब और क्या करेंगे, रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल, आरंडी का तेल आंखों की पलकों के ऊपर खूब भर के लगा के फिर सोएंगे। बट अंदर शुगर कम करनी है हमने, तो अगर आप डाइट ले सकते हैं, चेंज कीजिए डाइट, वो बहुत जरूरी है। आप कहाँ से हैं विजय जी? मैं लुधियाना से हूँ जी सर। मेरी शुगर है 8.4, 3 महीने वाली। बहुत हाई है जी, फाइव पॉइंट मेरी सेवन से आंखों ऊपर का नहीं होनी चाहिए। मेरी इस वाली आंख का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेंस भी बढ़ चुका है, पर्दे का भी ऑपरेशन हो चुका है, ओके, लेजर भी हो चुके हैं दोनों आंखों के। ठीक है। आपका वेट भी ज्यादा है? मेरा वेट जी 65 किलो है, उम्र मेरी 58 साल है। अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? 5 फुट 1 इंच। हाँ, फिर आपका वेट ज्यादा है, 5'1" के हिसाब से वेट ज्यादा है। तो आप, अगर आप प्रोग्राम ले सकते हैं ना, आप सिमी जी को मैसेज कीजिएगा या मुझे मैसेज कीजिएगा। आप प्रोग्राम कीजिए 4 महीने का, क्योंकि हमने रूट कॉज ठीक करना है। हमने ठीक। पत्तों से बात नहीं करनी। आप तो पत्ते बता रहे हैं मुझे, मैंने जड़ ढूंढनी है, उस पे काम करेंगे। ठीक है। ठीक है। जी, मोस्ट ठीक वेलकम। है। थैंक यू सर। जी, जी, थैंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, या नेक्स्ट विन प्लीज, नेक्स्ट सजेशन प्लीज। अच्छा, मैंने पीछे ना थोड़े दिन पहले मैंने वीडियोस बनाई है, मगर उसमें मेरी आवाज नहीं है। जैसे मैंने त्रिफला पे वीडियो बनाई, नीम पे वीडियो बनाई। मैं आपकी फीडबैक भी चाहूंगा, यूट्यूब पे डाली थी, आपको कैसी लगी? मैं अपने ग्रुप पे पूछूंगा भी कि वो वीडियो, क्योंकि वो मेरी आवाज में नहीं है, उसको टाइम लगता है, तो मैंने वो जनरेट करवाई है। अगर आप, रिसर्च सारी मेरी है 100%, मगर
क्योंकि टाइम लगता है, 20 मिनट की बोलना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है। अगर आपको अच्छी लग रही है वो वीडियोस तो कंटिन्यू करूंगा, वरना मुझे अपनी आवाज में बनानी पड़ेगी। मुझे उस पर फीडबैक दीजिएगा। दूसरी बात, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन माई ग्रुप, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, है ना। अच्छा, किसी ने बोला डिडंट लाइक दैट एआई काइंड ऑफ वॉइस सर, आई वाज वाचिंग यस्टरडे। ठीक है जी, एक फीडबैक, थैंक यू, मगर मुझे और फीडबैक चाहिए इस पे। ऑलराइटी, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए मेरा, जहाँ पे मैं हर रोज फ्री रेसिपी देता हूँ, हर रोज हेल्थ का टिप देता हूँ। ग्रुप बढ़ रहा है हमारा, 650 से प्लस अराउंड लोग हो गए हैं। मैं चाहता हूँ और लोगों तक पहुंचूं। मैं चाहता हूँ आप लोग अगले सैटरडे संडे पटियाला आ सकते हैं। आई नो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ आस्किंग, बट मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली मिलना चाहता हूँ। अगर अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा, अगर बॉडी बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि मंडे को घर पहुंचूंगा, फिर सेटिंग करनी है सारी जीरो से। 3 महीने से यहाँ पे साउथ अफ्रीका हूँ, तो कोशिश है, मैं आप लोगों को मिलना चाहता हूँ पर्सनली। अगर आ सकते हैं मुझे मैसेज कीजिए, आई एम नॉट गोना चार्ज यू एनीथिंग। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ, है ना, जब आप इंडिया में होंगे। ठीक है। किसी ने बोला इंडिया में बहुत गर्मी है, ये सब, अरे डजेंट मैटर, टेम्परेचर मुझे मैटर नहीं करता, ठंडी गर्मी मुझे मैटर नहीं करती। मेरी बॉडी के ऊपर मैं राजा बन के रहना चाहता हूँ। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में 2 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने स्विमिंग पूल में जान के अपने आप को हर रोज 4.5 मिनट प्लस डिप करना सीख लिया। तो टेम्परेचर इज गुड एक्चुअली, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो। तो हम मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। एंड प्लीज, सेमिनार जब आपको पहुंचेगा, तो पिछले वीक का सेमिनार भेजूंगा मैं ग्रुप पे, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। दैट हेल्प्स मी टू रीच मोर पीपल। एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।